Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, ecosystem. Okay. In last video we have studied about बायोडाइवर्सिटी. क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. कि कोई भी पार्ट, अर्थ का कोई भी पार्ट जहाँ पे क्या करते हैं, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि लैंड पे, वाटर में, ठीक है, एयर में. पीछे हम रीड कर चुके हैं सारा. नेक्स्ट टॉपिक हमने रीड किया था फ्लोरा एंड फन्ना. ठीक है, कि जो फ्लोरा किसको बोल रहे थे हम, कि जो प्लांट स्पीसीज हमें किसी भी रीजन में जो जितनी हमें प्लांट स्पीसीज मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा. एंड जितनी हमें एनिमल स्पीसीज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फन्ना. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? अब देखो, द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स इन अ गिवन रीजन फॉर्म द इकोसिस्टम. कि जहाँ पे क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंट्रैक्शन करते हैं किसके साथ, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. जैसे आप क्या करते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो हर एक वहाँ पे प्लांट से भी आप क्या रखते हो, इंट्रैक्शन रखते हो. बिकॉज आप सब आपको प्लांट से क्या चाहिए, वहाँ पे फूड चाहिए. ठीक है, तो उस इंट्रैक्शन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्लांट एनिमल्स, फिर वहाँ आप एनिमल से भी इंट्रैक्शन रखते हो बिकॉज आपको उनसे भी क्या चाहिए, फूड मटेरियल्स चाहिए. ठीक है, तो जितने भी आप अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट के सराउंडिंग्स में इंट्रैक्शन रखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक फैक्टर. बायोटिक का मीनिंग क्या होता है, लिविंग. क्या होता है बायोटिक का मीनिंग, लिविंग. तो अब देखो, आपको प्लांट्स भी क्या हमारे लिविंग है, एनिमल्स भी क्या है, लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या हमारे लिविंग. तो ये हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, सारे बायोटिक फैक्टर्स में. ठीक है, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज सोयल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड लाइट आर इंक्लूडेड इन ए बायोटिक फैक्टर्स. कि जैसे हमारे देखो, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं हम उनको. जैसे हमारा सोयल भी क्या हमारी नॉन लिविंग, वाटर भी क्या है, नॉन लिविंग, एयर भी क्या है, नॉन लिविंग, टेम्परेचर एंड लाइट, ये सारे हमारे किस में होते हैं, एबायोटिक फैक्टर में. तो हमने इकोसिस्टम में फर्स्टली हमने क्या रीड किया, इकोसिस्टम की डेफिनेशन रीड की. कि जब भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या करना स्टार्ट करता है, इंट्रैक्शन, यानी उस इन्वायरमेंट में रहना स्टार्ट करता है. ठीक है, उस इन्वायरमेंट के साथ कंबाइन होना स्टार्ट करता है. जैसे आप घर में हैं तो घर की एयर यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे वहीं के सराउंडिंग का. ठीक है, लेकिन अगर आप कहाँ हो, बाहर हो, ठीक है, स्कूल में आ गए हो तो स्कूल में किसकी, स्कूल के एयर वाटर का यूज़ करोगे. तो मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उसी इन्वायरमेंट के आप क्या करते हो, इंट्रैक्शन करते हो उसी इन्वायरमेंट के साथ. तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. तो ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे किस में होते हैं, बायोटिक यानी लिविंग फैक्टर्स में. और जो हमारे वाटर, टेम्परेचर और लाइट है वो हमारे किस में होते हैं, एबायोटिक फैक्टर में. ठीक है, अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सिग्निफिकेंस क्या होते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के, कि एवरी ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम. कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारा, ठीक है, चाहे वो स्मॉल है या फिर वो बिग है, ठीक है, उसका क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में. ठीक है, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी रीड किया था. अभी फिर एग्जांपल दूंगी आपको. रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजिंग द डेड. देखो, रिसाइकलिंग मतलब यूज़ अगेन है. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो जैसे हमारी सोइल में क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह हमारी सोइल में क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स में हम क्या करेंगे, प्लांट्स की जर्मिनेट कराएंगे. ठीक है, सोइल में क्या कर दिया हमने, प्लांट्स को क्या करा दिया, जर्मिनेट करा दिया. कुछ टाइम बाद आप क्या करोगे कि प्लांट हमारा जर्मिनेट हो गया, वो प्लांट क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी. तो वहाँ पे उस सोइल में क्या हो जाएगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें या तो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा आर्टिफिशियल, जैसे हमारी मैन्योर, फर्टिलाइज़र वगैरह डालने पड़ेंगे हमें. या फिर क्या होता है कि जो प्लांट्स के डेड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या होगा, इसकी लीफ वगैरह गिरेंगी, ब्रांचेस वगैरह गिरेंगी. ठीक है, तो वो ब्रोकन होंगी जब डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते रहेंगे, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे अब इनके ऊपर. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, वो क्या करेंगे इनके ऊपर, फंजाई, तो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर ईट करेंगे. तो ईट करने के बाद क्या होगा,
वो इनको सोइल में दोबारा से क्या कर देंगे, सोइल में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो इनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे कहाँ आ गए, सोइल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जितने यहाँ पे यूज़ हुए थे उतने ही क्या हो गए हमारे, वापस से सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, सोइल के अंदर दोबारा से आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डिकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकम्पोज करना कि जो हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर की जो एनिमल्स का मैटर है, जो एनिमल्स डेड हो चुके हैं, प्लांट्स डेड हो चुके हैं, तो उनको भी कौन डिकम्पोज करता है, हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। एंड फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोयल आर सम वाइटल फंक्शंस, कि जैसे हमारे क्या करना, फॉर्मेशन करना किसकी, सोयल की, और सोयल को प्रोटेक्ट करना। वाइटल का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये भी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं एंड शेल्टर इसके लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए, तो आपको सभी को पता ही है। मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, और मोस्टली हमें किससे मिलते हैं, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में भी क्या होते हैं, प्लांट्स, ठीक है। A large variety of plants and animals in an area shows the wealth of biological resources available and helps to retain the different life forms. कि कुछ हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिस एरिया में वो हैं, वो क्या शो करते हैं, वेल्थ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कि हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, और कितनी हमारी लाइफ क्या हो सकती है, हम लाइफ हमारी एग्जिस्ट कर सकती है वहाँ पे, ठीक है। विदाउट दिस द चांसेज ऑफ एक्सटिंक्शन इंक्रीजेज, अगर ये हमारा ना हो, ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, एक बायोलॉजिकल सोल यानी एक प्लांट था, उसको प्लांट था, हमने उसको जितना मर्जी यूज़ करना था यूज़ कर लिया, ठीक है। अब बाद में अगर हम न्यू प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा वहाँ पे, अगर हम न्यू प्लांट वहाँ पे क्या नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ख़त्म हो जाना, ठीक है, वहाँ से एंड हो जाना, ठीक है। वो स्पीसीज हमें दोबारा देखने को ही नहीं मिलेगी। जैसे आपको पता है पुराने टाइम में क्या थे, हमारे डायनासोर्स थे, ठीक है, तो डायनासोर हमारे क्या हो गए थे, सारे ख़त्म हो गए थे एक मीटियोर शावर की वजह से, ठीक है। तो वो सारे मतलब हमारे पहले थे वो, लेकिन सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब उसकी एक भी हमारी स्पीसीज नहीं बची। तो ऐसे ही होगा, अगर हम दोबारा प्लांट्स को नहीं लगाएंगे तो क्या वो प्लांट्स हमारे रह पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, साथ में बैलेंस रखना पड़ता है हमारी नेचर के अंदर। ए वेल लेबल्ड इकोसिस्टम कैन ओवरकम एंड रिकवर इजली फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स, कि इकोसिस्टम अगर हमारा वेल बैलेंस्ड नहीं है तो क्या हो सकता है, अगर हमारा इकोसिस्टम वेल बैलेंस्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, हम उनसे क्या कर सकते हैं, जैसे फ्लड वगैरह है, ठीक, अर्थक्वेक वगैरह है, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, ओवरकम कर सकते हैं हम जल्दी उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे पास प्लांट्स नहीं है, अब आपने सुना होगा कि प्लांट्स हेल्प करते हैं किसमें, कि वो फ्लड्स वगैरह नहीं आने देते, ठीक है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्लड के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट हमारा रीजन्स फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कौन कौन से रीजन्स है जिसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी है जो वो लॉस हो रही है, कि हम हर एक जगह लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज़ इन डेंजर एंड इज़ कोज ऑफ कंसर्न टू द होल वर्ल्ड, कि जो हमारी अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, डेंजर में है, ठीक है, खतरे में है वो, और इसके लिए हमें क्या है, एक बिग इशू है ये, हमें इसके लिए हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक बिग इशू बन चुका है, मैटर ऑफ कंसर्न है ये। In the present era, human interference has resulted in loss of biodiversity to a great extent, कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन है, ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है हर एक चीज़ में, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है किसका, बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। ग्रेट एक्सटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्यों, ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। आपको पता है ह्यूमन क्या इंटरफेयर करते हैं हर एक चीज़ में, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है, वो प्लांट्स को यूज़ करते रहेंगे अपने यूज़ के लिए, उसको यूज़ कर लेंगे, बट क्या नहीं करते, वो दोबारा से न्यू प्लांट्स की ग्रोथ नहीं कराते, ठीक है, न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट नहीं कराते, न्यू प्लांट्स नहीं उगाते, ठीक है। तो इसके हमारे फॉलोइंग रीजन है, फर्स्ट है हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्या हमारा फर्स्ट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मेन कोज, ये क्या है, एक सबसे मेन कोज है। इट इज़ कोज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, किसकी वजह से होता है ये, हमारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कि अगर आप क्या करते रहोगे, डिफॉरेस्टेशन यानी आप क्या करते रहोगे, फॉरेस्ट की कटिंग करते रहोगे, ठीक है, फॉरेस्ट की अगर आप कटिंग करते रहोगे तो क्या होगा,
वहाँ पे जो हमारे एनिमल्स रह रहे थे, ठीक है, जो हमारे फॉरेस्ट में एनिमल्स रह रहे थे उनके लिए तो स्पेस बचेगा ही नहीं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तब भी क्या होगा कि उनको फूड के मतलब फूड चाहिए होगा, ठीक है, उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो अगर उसको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी अपनी, तो वो क्या करेंगे, किस पे डिपेंड होंगे, वो किस पे डिपेंड होंगे, वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होंगे। तो इससे क्या होगा, किसी का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट मतलब उनके जिस प्लेस पे वो लिव करते हैं, द प्लेस एट विच दे लिव, कि जिस प्लेस पे वो रहते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब उनका घर ही छीन जाएगा, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, एयर वाटर एंड सोइल तीनों का पोल्यूशन ज़्यादा होगा। और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है कि जो हमारी क्या होता है कि दिन के टाइम में जो हमारी क्या आती हैं, सनरेज आते हैं, ठीक है। क्या होता है, दिन के टाइम में हमारी सनरेज आती है कहाँ, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। सपोज ये सनरेज हमारी डायरेक्ट कहाँ आ रही है, अर्थ के सरफेस पे आ रही है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे हमारी सनरेज तो आ गई हैं, फिर क्या होता है कि नाइट के टाइम में क्या होती है, हमारी वापस से सनरेज कहाँ चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। बट क्या होता है यहाँ पे अगर हमारे CO2 की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी वापस से हीट जा रही थी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेते हैं, उस हीट को वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको इन्वायरमेंट में न जाने की बजाय वो कहाँ रह जाती है, हमारी अर्थ पे ही रह जाती है। और इससे क्या होता है, हमारी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, हॉट ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको पता है अगर प्लांट्स कम रहेंगे तो CO2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होगा तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ना ऑक्सीजन रिलीज होगी। स्पीसीज लिविंग इन फॉरेस्ट और ओशियंस आर मोर अफेक्टेड बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि जो स्पीसीज हमारी फॉरेस्ट में रहती है फिर ओशियंस में रहती है, उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है किसका, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है हमारा इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी होती हैं, द न्यू स्पीसीज दैट आर नॉट नेटिव टू दैट रीजन, कि जो उस रीजन में पहले नहीं रहती थी, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी होती है कि जो उस एरिया में पहले नहीं रहती थी, ठीक है, बाद में आई है वहाँ पे। आर इंट्रोड्यूस टू ए पर्टिकुलर रीजन विच कैन कॉज हार्म टू नेटिव ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम, कि अगर हम क्या करें, जो हमारे इंट्रोड्यूस कराते हैं पर्टिकुलर रीजन में, कि क्या करते हैं वो दूसरों को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा वहाँ पे आया, अगर कोई नेटिव स्पीसीज आ गई है तो जो उस एरिया में पहले स्पीसीज रह रही थी, अब क्या करेंगे, उनके साथ वो फूड भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे उनको जो इन्वेसिव स्पीसीज है जो वहाँ रहती थी पहले, उनको भी क्या होगा, हार्म। नेक्स्ट हमारा पोचिंग एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्किन, फर, बोन्स एंड horns make them vulnerable and can result in extinction of certain species, कि कुछ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, पोचिंग करते हैं, एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, किसके लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे स्किन के लिए, स्किन से कुछ भी मतलब क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनके फर का यूज़ करते हैं, उनके बोन्स का, हॉर्न्स का, ठीक है, तो इसके लिए उसका यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी स्पीसीज में क्या होता है, एक्सटिंक्शन, मतलब वो विलुप्त होती चली जाती है उनकी स्पीसीज सारे। नेक्स्ट हमारा मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज ए मेथड ऑफ ग्रोइंग ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट्स फॉर कॉमर्शियल गेन्स। मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, कल्चर मीनिंग कल्टीवेट करना। तो अगर क्या होता है मोनोकल्चर की, जिसमें हम क्या करते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट्स को क्या करते हैं, कॉमर्शियल गेन्स, मतलब अपने कॉमर्शियल यानी अपने फ़ायदे के लिए हम एक ही प्लांट्स का क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूस द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एक ही प्लांट को ग्रो करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, सोयल से भी हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाएंगे, और दूसरा क्या, जो दूसरे प्लांट्स है उसकी तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब वो तो प्लांट्स हमें फिर मिलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, इज आल्सो ए मेजर कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हमारा एक मेन कोज है। एन इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, कि अगर इंक्रीज होता रहेगा अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर में तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं, ठीक है, पता है ना, पोलर आइस कैप जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो हमारे आइस के कैप्स होते हैं वो क्या कर जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो हमारी आइस है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी वाटर में। तो इससे क्या होगा, वो वाटर कहाँ आएगा, हमारा सी के अंदर, और सी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड कंसिक्वेंटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ
मैनी कोस्टल इकोसिस्टम की जो कोस्टल इकोसिस्टम है, जो हमारे सी के पास जो हमारे इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है यानी एनिमल्स और प्लांट्स जो रह रहे हैं उनको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है,